नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे राजौरी से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और राजौरी में ओवरलोडिंग एक बार फिर से हादसे का सबब बन गई है। और लाम से राजौरी जा रही थी ओवरलोडेड बस, जो हादसे का शिकार हो गई और हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। करीब 50 से अन्य लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 50 अन्य लोग जो है वो घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कुछ दिन पहले भी यहां सड़क हादसा पेश आता है, लेकिन आज फिर से लाम से राजौरी जा रही बस एक बार हादसे का शिकार हो गई है। ओवरलोडेड बस यहां पर हादसे का शिकार हुई है और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसमें 50 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा किस तरह से पेश आ गया। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया हो। इससे पहले भी कई बार सड़क हादसे वहां पर देखे गए हैं, जिसमें कई लोगों के गंभीर होने की भी, यहां गंभीर रूप से घायल होने की खबरें जो हैं वो देखने को मिली थी। लेकिन आज बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर राजौरी में आप देखिए राजौरी से लाम की तरफ ये बस जा रही थी, जो ओवरलोड थी और ओवरलोड होने की वजह से हादसे का शिकार हो गई है। क्या रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की निगरानी यहां पर नहीं थी? किस तरह से पूरा काम यहां पर हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस कितना काम कर रही है, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि आम जनता को जागरूक किया जा रहा है, कमेटियों का गठन किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता डाली जा रही है, तो फिर यहां सड़क पर ओवरलोडेड बसें किस तरह से दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो जिंदगी, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर 50 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें यहां एक शख्स की मौत भी हो गई है। बड़ा हादसा जिला राजौरी के अंदर। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से आनन फानन में इन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यहां पर यह है कि ओवरलोड बसेस को किस तरह से यहां रास्ते पर दौड़ाया गया। क्या ट्रैफिक पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं थी? किस वजह से यह बड़ा हादसा, और ड्राइवर किस तरह से यहां पर अपनी गाड़ी को चलाता हुआ नजर आया है, क्योंकि ड्राइवर के कंधों पर सारी सवारियों की जिंदगी जो है वो बनी होती है और उसकी एक बहुत बड़ी यहां जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लोगों को आप अपने व्हीकल में बिठाते हैं, आप अपने वाहन में सवार करवाते हैं, तो उनको सही तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना एक ड्राइवर के कंधों पर जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच में अगर ड्राइवर इस तरह से यहां पर काम करते हैं, किस तरह यहां पर ड्राइविंग की जा रही थी, ये अब बड़ा सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो लोग गंभीर हैं उनकी क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में किस तरह से पूरे हालात हैं? में इस वक्त मेडिकल कॉलेज के अंदर ही खड़ा हूँ, जहाँ तकरीबन 8-10 के करीब जख्मियों को इस वक्त पहुंचा दिया गया, जिनमें से एक की हालत काफी तशवीशनाक यहाँ भी बनी हुई है। इसको भी जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग जो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए, उस कारण कई किस्म की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि कितने जख्मी हैं अभी तक जो हमारे पास तफसील आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है 50 के करीब लोग जख्मी और एक की शख्स की मौत भी हो चुकी है इसमें। क्योंकि का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक का इलाका है और सिंगल रोड होने के कारण और ओवरलोडिंग और सिंगल रोड के कारण इस तरह के हादसे पेश। जमशेद, ये बताइए कि ओवरलोडिंग जो है वो इसका कारण बताया गया है। क्या ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं कर पाई है? आखिर किस तरह से ये गाड़ी ओवरलोड होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ी है? बिल्कुल, अगर ओवरलोडिंग की बात करें, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है, लाम से नौशहरा की तरफ ये जा रही थी और इन दूर दराज इलाकों में अगर फायर से ये ट्रैफिक पुलिस जाती भी है तो उसके बाद वापस लौट आती है। और सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम ज्यादा रश कारण इसी रहता है, क्योंकि सुबह लोग घरों से निकलते हैं काम के लिए, मजदूर निकलते हैं, मुलाजिम निकलते हैं, जिस कारण इस गाड़ी में काफी ज्यादा रश था। तो सबसे बड़ी बात है कैंटर गाड़ी है, जिसमें सिर्फ 20 से 22 सवारियां लोड होती हैं और ऐसी गाड़ी में 50 से ज्यादा सवारियां होना ओवरलोडिंग की बड़ा सवाल जरूर है। मगर जिस तरह अभी तक ये डिटेल में बता रहा हूँ कि अभी तक एक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि जो अभी तक डिटेल आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है 40 से 50 लोग घायल हुए। मगर यानी 50 से ज्यादा लोग गाड़ी के अंदर सवार थे, कुछ ऐसा? जी
बिल्कुल, अगर 50 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं तो इसका मतलब 50 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह डिटेल ये नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग इसमें थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने के कारण भी इसका पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को राजौरी मेडिकल कॉलेज के लिए भी भेजा जा रहा है लगातार, क्योंकि इसमें एक शख्स की मौत हुई है। कितने लोग इसमें थे ये भी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि तेज रफ्तारी और क्योंकि मकामी कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ये गाड़ी चल रही थी, जिस कारण ये खाई में जा गिरी है। अभी ये है कि गाड़ी 30 से 35 फुट गहरी खाई में गिरी है, जिसमें मतलब ओवरलोड, ओवर स्पीड, इस तरह से कारण जो है वो सामने आ रहे हैं। चालक और सहचालक इस वक्त कहां पर हैं? उनका कोई अता पता चल पाया है? जी वही सबसे बड़ा परेशानी यही बन रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने के कारण मेडिकल डिपार्टमेंट को भी इस बारे में पता चल रहा है कि कौन लोग जख्मी है, कौन ड्राइवर है, कौन मुसाफिर है। बड़ी संख्या में लोगों की तादाद यहाँ पहुंची हुई है, उस कारण ये चीजें अभी क्लियर पूरी तरह नहीं हो पा रही है। और थोड़ी देर बाद ये चीजें क्लियर होंगी कि इस गाड़ी में कितने लोग थे, क्योंकि जिस तरह पहले जो डिटेल आई थी उसमें 25 से 30 घायल बताए गए थे। उसके बाद दूसरी डिटेल अब आ रही है कि 50 के करीब लोग घायल बताए जा रही है। थोड़ी देर बाद क्लियर होगा कि उसकी बड़ी वजह यही है कि रश बहुत ज्यादा है और लोगों की तरफ से बड़ी शिकायत की गई कि हादसे पे एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। पर ऐसे चालकों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जमशेद, जो ओवरलोड अपनी गाड़ी को कर लेते हैं। महज किराया वसूली की वजह से ये बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां पर आप अपनी गाड़ी के अंदर ज्यादातर सवारियां भर जाते हैं, जितनी बैठने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब आप बिठाएंगे तो इस तरह से हादसे होना लाजमी रहेगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना, ड्राइवर्स पर भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल गुरुजी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि हिली एरिया होने के कारण और इतने ओवरलोड होने के कारण और सिंगल रोड, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के इलाके हैं, इन इलाकों में इतनी ओवरलोडिंग और हिली एरिया होने के कारण उसके बावजूद तेज रफ्तारी ऐसे कैंटर गाड़ियां खास करके जिनके बैठाने की तादाद सवारियों के 20 से 22 लोग सिर्फ इसमें अप्रूव थे, उसके बावजूद 50 के करीब सवारियां लेके चलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी गलतियों की वजह से लोग अपनी जानें लगातार गंवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ड्राइवर्स की तरफ से ये पूरा यहां पर अंजाम दिया गया है हादसे को लेकर, क्योंकि ओवर स्पीड बताई जा रही है और साथ ही साथ ओवरलोड ये पूरी तरह से गाड़ी थी, जिसमें महज 20 से 25 सवारियां बैठ सकती है, उसमें 50 के से भी ज्यादा और 50 के लगभग यहां पर लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जहां पर गंभीर रूप में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक एक करके आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो ड्राइवर्स पर भी यहां नकेल कसने की काफी जरूरत है कि जब आप अपनी गाड़ी में सवारियां बिठाते हैं तो उतनी ही बिठानी चाहिए जितनी बिठाने की कैपेसिटी है और जितनी बिठाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको देखिए किस तरह से यहां पर खबरों का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया गया है कि आखिर किस तरह से हालात जो है वो अब जल शक्ति विभाग के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग के ITI डिप्लोमा होल्डर्स भी अब सड़कों पर उतर आए हैं और श्रीनगर में प्रदर्शन कर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा दिया गया है और नियमित करने की मांग पूरी न होने की वजह से ITI डिप्लोमा होल्डर्स अब यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और अनदेखी का शिकार जिस तरह से ये लोग हो रहे हैं, काफी तरीके से आप देखिए अब विभाग की तरफ यहां इन्होंने किस तरह से यहां मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जल शक्ति विभाग के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया गया है और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं ये सब, जिन लोगों ने आज यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले यहां डेली वेजेस का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था कि प्रशासन इस पर कमर कसता हुआ नजर आए और इस पर कोई ना कोई अपना स्टैंड जो है वो सामने रखने की कोशिश हो, लेकिन प्रशासन की तरफ से डेली वेजर्स के मुद्दे को बिल्कुल भी सामने नहीं रखा जा रहा है, इस पर कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कैजुअल लेबर्स और साथ ही साथ डेली वेजर्स में भी काफी रोष देखा जा रहा था। लेकिन आज श्रीनगर की बात करें तो ITI डिप्लोमा होल्डर्स जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से आज धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इनकी मांगे ना मानने की वजह से आज ये लोग यहां लामबंद हो गए हैं और श्रीनगर में प्रदर्शन कर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साहिल इकबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ इन लोगों का कहना था? मैं आपको बता दूं कि ये जो है ITI ट्रेनर्स हैं या ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये जो PHE का हमारा यानी जिसको हम जल शक्ति के नाम से आप जानते हैं और उस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं और इनके कहने के मुताबिक पिछले 16 सालों से ये वहां पर काम कर रहे हैं और बाकायदा कैबिनेट डिसीजन के हवाले से इनकी जो है पोस्टिंग वहाँ एंगेजमेंट जो है वहाँ की गई और उसके बाद पूरी तरीके से जो भी लवाजमात होते हैं वो तय किए गए और उसके बाद ये वहां पर काम कर रहे हैं और इनके कहने
के मुताबिक 16 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी ना तो इन्हें किसी SRO के तहत वहां पर रखा गया है और ना ही इनको मिनिमम वेज एक्ट में जो है इम्प्लीमेंट इनको किया गया है और ना ही इन्हें रेगुलराइज किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे जिनके जो ये मुलाजमीन है एक बड़ी तादाद में आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे और अपना एहतजाज जो है दर्ज किया और इंतजामिया। क्या लगता है साहिल कि आखिर जहां पर सरकार बड़ा दावा पेश करती है कि डेली वेजर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बीच में ITI डिप्लोमा होल्डर्स भी सड़कों पर आ जाते हैं, तो उसके बावजूद भी कोई भी आश्वासन देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल आशा, देखिए ये सिर्फ इनकी जो ITI डिप्लोमा होल्डर्स हैं ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बल्कि हम आए दिनों श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इस तरह के कई अब प्रोटेस्ट जो है वो देखते हैं, जिनमें पढ़े लिखे नौजवान जो या तो काम कर रहे हैं या तो काम की गर्ज से यहाँ पर एहतजाज करते नजर आते हैं और सरकार के उन दावों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आते हैं, जहाँ पर सरकार ये कहती नजर आती है कि हम जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की करेंगे और वहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान जो है आए दिन सड़कों पर या तो एहतजाज करते हैं या तो धरने देते नजर आते हैं। और इसी का एक हमने अभी जो नमूना आपको दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कि ये ITI डिप्लोमा होल्डर्स या ट्रेनर्स जो हैं ये पिछले 16 साल से मैंने तो मशक्कत कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में और अनथक कोशिशों के बावजूद। साहिल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साहिल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन ITI डिप्लोमा होल्डर्स कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही नहीं, इनके साथ कई ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जो जल शक्ति विभाग के अंदर जुड़े हुए हैं और काफी सालों से अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मानदेय की वसूली भी नहीं और उसके बावजूद जो मांगे उन लोगों ने अपनी सामने रखी थी उस पर भी सरकार की तरफ से LG प्रशासन की तरफ से गौर नहीं फरमाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू से बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू में चक्का जाम होने की खबर जो है वो देखने को मिल रही है। बुधवार 30 मार्च को जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा और लखनपुर से उड़ी तक यात्री वाहनों के पहिए थम जाएंगे और मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में ट्रांसपोर्टर अब सरकार के सामने आ चुके हैं, यानी आमने सामने एक बार फिर से यहां ट्रांसपोर्टर्स को देखा जा सकता है। इस वक्त सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में जिस तरह से तनातनी का माहौल बना हुआ था वो एक बार फिर से 30 मार्च को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंद की कॉल जो है वो यहां देखने को मिल रही है। बुधवार 30 मार्च को जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा और लखनपुर से उड़ी तक कोई भी वाहन चलता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी बिल्कुल सड़कें यहां पर सुनसान रहेंगी और उसके बावजूद अब सरकार के साथ किस तरह से यहां बातचीत होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी जब ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम की कॉल दी गई थी, तो इक्का दुक्का वाहन यहां पर चलते हुए नजर आए थे, जिसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के अंदर भी कई ऐसे गुट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बुधवार 30 मार्च को जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा, इस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है और लखनपुर से उड़ी तक यात्री वाहनों के पहिए थम जाएंगे और मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में यहां ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सरकार के सामने आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन अब किया जाएगा। लेकिन कौन कौन सी ये मांगे रहेंगी इस पर पूरी तरह जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है और आने वाले समय में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में सारे ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे होकर एक मंच पर आकर ये धरना प्रदर्शन करेंगे, इस पूरे चक्का जाम में शामिल होंगे, या फिर ट्रांसपोर्टर्स के कुछ ही गुट यहां शामिल होंगे। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो बंद की कॉल दी है, चक्का जाम की कॉल दी है, क्या मुख्य कारण है, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं? जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये बात बाहर निकाल के रखी गई है कि 5 इनकी अलग अलग प्रकार की जो डिमांड्स हैं, जिसके चलते वो डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, इसीलिए इन्होंने 30 तारीख 2022 को टोकन स्ट्राइक का आह्वान जो है वो इन्होंने कर दिया है। उसके बाद नवरात्रों का बीच में थोड़ा समय देते हुए ये बाद में अनिश्चितकाल हड़ताल पे जो है वो जाएंगे। तो 5 अलग अलग प्रकार की जो डिमांड है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, तो हम आपकी बात कोशिश करेंगे कि उनसे भी करवा दें ताकि वो अपनी डिमांड्स को आपके कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स लेकर ये लोग अब सड़कों पर उतरेंगे? जी बिल्कुल, इनकी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। अगर सरकार ने इनकी डिमांड्स को नहीं माना, कोई समाधान अगर इनका नहीं निकाला गया, तो ये सब लोग जल्द ही सड़कों पे हमें नजर आएंगे। रितिका, बात कर लीजिए, कौन कौन सी डिमांड्स लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं ये लोग? जी मैं
सॉल्व करवाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये पैसेंजर टैक्स को लेके इन्होंने अपनी डिमांड बाहर रखी है। साथ ही साथ जीपीएस को लेके भी इन्होंने बात बाहर रखी है कि सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं है। 25 साल को लेकर भी इनकी कुछ डिमांड है जो इन्होंने बाहर निकाल के रखी है। तो टोटल 5 डिमांड जो है वो इनकी अभी तक निकल के बाहर आई है। ऋतिका, सवाल कीजिए इनसे कि पिछली बार भी जब चक्का जाम की कॉल दी गई थी तो अलग अलग गुट जो हैं वो सामने नहीं आए थे, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। जहां चक्का जाम कहा गया था लेकिन सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन जो है वो दौड़ते हुए नजर आए थे, मिनी बसेस दौड़ती हुई नजर आई थी। क्या इस बार पूरी तरह से यहाँ पर रहेगा हड़ताल का ये पूरा असर? जी, आप जरा बताएंगे कि इस बार जब पिछले बार चक्का जाम हुआ था तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी सभी की, तो इस बार आपकी तरफ से सब एकजुट होके करने वाले हैं, किस प्रकार से आपका प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए, पहले तो मैं पुलिस खान का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमेशा ट्रांसपोर्टरों की आवाज को बुलंद किया। तो आपने देखा ये मेरे साथ पूरी कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि पिछले 10 दिनों से जम्मू में डेरा डाले हुए हैं और बार बार सरकार को हमने मेमोरेंडम दिए हैं, मीटिंगों किए हैं, लेकिन उन मीटिंगों में कुछ नहीं निकला। तो रह के हमने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे जम्मू प्रांत का और कश्मीर प्रांत की, और सरकार को हम ये नहीं हम नहीं स्ट्राइक करना चाहते थे क्योंकि हमने बार बार मांग की है। लेकिन अब हमारा जो गला दब रहा है, परिवार हमारे इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ट्रांसपोर्ट पिछड़ा जा रहा है, लेकिन क्या एसपी साहब के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। और आज जो हमने जो 30 तारीख जो हमने बुधवार को चक्का जाम ऋतिका, सवाल कीजिए कि अगर एलजी के साथ मुलाकात करनी है तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। क्या लगता है कि इससे आम जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और इसके बाद अगर बीच का रास्ता निकाला जाता तो काम हो सकता है? ऑटो के लाइसेंस है उसमें, ऑटो की ऑप्शन चाहिए गवर्नमेंट कहते कि आप एक बार सवाल रिपीट करेंगी? सवाल ये है कि एलजी प्रशासन से मुलाकात करने की बात कही जा रही है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता कि अगर चक्का जाम होता है आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ सकती है, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए? जी, आप सही कह रहे हैं। एक बीच का रास्ता जो है वो तो निकाला जाना चाहिए क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो इनकी तरफ से काफी जेन्युइन है और सरकार को भी चाहिए कि वो इनकी डिमांड पे गौर फरमाए, समय रहते उसे पूरा करे ताकि इनकी समस्याएं भी हल हो जाएं और आम जनता जो प्रॉब्लम इस वजह से फेस करेगी वो भी उन्हें फेस करने को ना मिले। पर एज ए मनोज सिन्हा जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी तक इनके साथ मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई है, कोई बातचीत सुनने के लिए अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को ना समस्या देखने को मिलेगी 20 तारीख को। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो पूरी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स 30 मार्च को यहां पर चक्का जाम करेंगे और चक्का जाम की पूरी तरह से कॉल दे दी गई है और बताया गया है कि एलजी प्रशासन के साथ मुलाकात करने के लिए कहा गया था जिसमें समय नहीं मिल पा रहा है, काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इस बीच में सवाल एक और बड़ा यह है कि 30 मार्च को अगर चक्का जाम होता है तो आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है जिसमें बीच का रास्ता निकालने की जरूरत थी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, वो आपको दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त बड़ी खबरें सांबा से देखने को मिल रही है जहां पर सांबा में पैंथर्स पार्टी के ताबूत में एक बार फिर से अंतिम कील लगने जा रही है। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जल्द दिल्ली रवाना होंगे और आम आदमी पार्टी में शामिल होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेताओं का यहां बुलावा आया हुआ है जिसके बाद आम आदमी पार्टी में ये शामिल हो सकते हैं। यानी एक बार फिर से सांबा जिले के अंदर पैंथर्स पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जल्द दिल्ली रवाना होंगे और बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली से बुलावा आ चुका है जिसके बाद अब देखना यह होगा कि पैंथर्स पार्टी के अंदर आगे ही कलह मची हुई है और इस बीच में अगर एक एक करके नेता बाहर जाते हैं तो किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में। क्योंकि यहाँ हर्षदेव की बात करें, भीम सिंह की बात करें तो आप देखिए विवाद किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हर दिन आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला और इस बीच में कई तरह के आरोप यहाँ लगते हुए भी देखे गए। लेकिन उस साथ में ही अगर ये देखा जाए कि पैंथर्स पार्टी अब अपना जनाधार किस तरह से बटोरेगी, ये बड़ा सवाल अब देखने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में
पैंथर्स पार्टी से एक एक करके लोग किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक और बड़ा झटका जिला सांबा से अब पैंथर्स पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जल्द ही यहां दिल्ली रवाना हो सकते हैं और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आप देखिए पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से बिखरने की कगार पर खड़ी है और जाहिर तौर पर देखिए आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला पार्टी के अंदर किस तरह से जारी है, लेकिन यशपाल कुंडल एक बार फिर से बड़ा झटका पैंथर्स पार्टी के लिए। देखिए आशा, बिल्कुल आपको हमने कल भी जिस तरह से अपडेट किया था कि पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो पैंथर्स पार्टी की पहले नींव हिलना शुरू हुई थी, लेकिन अब ये नींव टूटती हुई नजर आ रही है, टूटना शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले बलवंत सिंह मनकोटे का पार्टी को अलविदा कहना वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो कुछ अंतर कला है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कुछ दिन पहले जो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हरदेव सिंह प्रोफेसर भीम सिंह से ये कहते हुए नजर आए कि पार्टी को बचा लीजिए, पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर पारिवारिक अंतर कला इतनी ज्यादा है कि आज यशपाल कुंडल भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी तमाम पैंथर्स पार्टी के नेता हैं उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं डार्क होता हुआ नजर आ रहा है, यानी अब पार्टी की बुनियाद जनाधार पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और कल ही जिस तरह से यशपाल कुंडल ने अपने समर्थकों के साथ, अपने पार्टी के डेलीगेशंस के साथ एक मीटिंग की और उनकी राय उनका मशवरा दिया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो तमाम उन समर्थकों ने यह कहा कि आप जहां पर भी जाएंगे हम आपके साथ होंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, तमाम मेरे समर्थक ये कह रहे थे कि अगर आपने कोई फैसला आने वाले दिनों में नहीं लिया तो हम किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसलिए ये औचक जो बैठक है ये बुलाई गई और उसके बाद उस बैठक में ये कहा गया कि तमाम अलग अलग पार्टियों से बुलावा जो है वो यशपाल को। ऋषि, क्या लगता है कि किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब यहाँ सर पर हैं और हर एक पार्टी अपना जनाधार बटोरने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पैंथर्स पार्टी यहाँ पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। बलवंत मनकोटिया तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, हर्षदेव जो हैं वो भीम सिंह के साथ बात कर रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, लेकिन इस बीच में भीम सिंह हर्षदेव के खिलाफ, लेकिन भीम सिंह की पत्नी हर्षदेव के साथ बिल्कुल खड़ी हैं। यानी कहीं ना कहीं अंतर कला जो है वो अब समझ में आ नहीं रही, जिसकी वजह से एक एक करके अब नेता बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यशपाल कुंडल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर दामन थाम लेते हैं तो किस तरह का फायदा यहां देखने को मिल सकता है? वही आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से जब इनको बुलावा आता है तो इन्होंने ही तभी उसके बाद बैठक का आयोजन किया और ये राय ली गई और अंतिम मोहर भी ये लगती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो कि लोगों के हितों की बात कर रही है वो ये कह रही है कि हम सरकार में जब आएंगे तो तमाम युवाओं के बारे में सोचेंगे, यहाँ रोजगार के साधन देंगे। तो यशपाल कुंडल भी ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी इस तरह से मसले मिसाइल लोगों के हल करेगी तो क्यों ना इसी पार्टी में जाया जाए। और इसके ऊपर मोहर लगना भी बाकी है, ये दिल्ली रवाना हो जाएंगे यशपाल कुंडल और दिल्ली में जो आला नेता है, जो आला पार्टी के पदाधिकारी उनकी मौजूदगी में वो आप पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अंतर कला को लेकर मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो हर्षदेव सिंह और प्रोफेसर भीम सिंह के बीच में जो भी तनातनी से में बनी हुई है और वहां पर जो हर्षदेव सिंह जी की आप ये कह सकते हैं कि चाचा जी का नाम दिया जा रहा है प्रोफेसर भीम सिंह को, तो भीम सिंह जी की जो वाइफ है वो साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जी का साथ देती हुई नजर आ रही है। अब अंतर कला क्या है, किसको लेकर है, ये साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि प्रेसिडेंटशिप को लेकर ये सारी बात हुई है। और यशपाल कुंडल ने भी ये कल पत्ते खोले हैं कि हमने भी यही कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप रेस्ट करिए, प्रेसिडेंटशिप जो है वो अपने जो बेटे हैं उनको दे दीजिए, यानी हर्षदेव सिंह का हवाला दिया गया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं मैं अपनी प्रेसिडेंटशिप नहीं दूंगा और मुझे कोई भी ताकत हटा नहीं सकती। इसी को लेकर ये सारी कहा सुनी हुई और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और तमाम पैंथर्स पार्टी के जितने भी, लेकिन ये आपसी सहमति से काम हो सकता था, इसके लिए बाहर खबर दिखाना या फिर इस तरह से कला डालना सही नहीं था, क्योंकि पीडीपी पार्टी में भी आपने देखा किस तरह से जनाधार जो है वो बटोरने की कोशिश की गई, बिखरती हुई पार्टी देखी गई, उसके बाद सेंटीमेंट्स की राजनीति सामने रखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी कई कद्दावर नेता बाहर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। तो सही तौर पर आम जनता को हित में रखकर, आम जनता के कामों को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत थी, जो देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है, जिसमें यशपाल कुंडल आम आदमी पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आगे बढ़ जाएंगे,
अब शुक्रवार को वोकेशनल विषय के साथ साथ यहां शुरू हुई जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 12वीं की मुख्य परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और आज करीब 45,000 बच्चों ने यहां ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और म्यूजिक और फिलॉसफी और उसके साथ ही एजुकेशन का पेपर दिया है, जिसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी इंतजाम पहले से ही पूरे कर लिए गए हैं। करीब 500 यहां परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए और सभी केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। हर परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाकर वहां कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। बच्चे हमारे ऑलमोस्ट ये डिफरेंट स्कूल से होंगे क्योंकि सिटी के डिफरेंट स्कूल्स हैं। हमारे अपने स्कूल के बच्चे जो हैं वो बाहर सेंटर्स में चले जाते हैं। ये सिटीज़ के बच्चे हैं। ये कोई एक सेंटर में लगभग 100 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे तो हमारे पास हैं। सेकेंड पेपर है हमारा, क्योंकि फर्स्ट पेपर हमारा ऑप्शनल था, वो 25 वो वोकेशनल पेपर था, वो 25 मार्च को हुआ था। ये 28 मार्च को है, ये सेकंड पेपर है। आज हमारा एजुकेशन का पेपर है और आज हमारा सेंटर यहाँ कच्ची बना है। ऐसे बहुत बच्चों के सेंटर कहीं बने हैं बट हमारा यहाँ पे बना है, तो पेपर देख के पता लगेगा कि कैसे है। 2 सालों से अब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट पेपर हमें ऑफलाइन देने पड़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा और दे देंगे, अपना बेस्ट देंगे। आज हमने पढ़ा तो ऑनलाइन ही है सारा कुछ, बट अब पेपर ऑफलाइन है, तो जितना किया उतना अपने से दे देंगे बेस्ट। बाकी देखो क्या होता है, रिजल्ट में पता चलेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।